गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। आपको राइजिंग पाकिस्तान में कहते हैं खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब जाग चुके होंगे, वरना हम आ चुके हैं आपको जगाने के लिए, आपके दिन को भरपूर एनर्जी से गुजारने के लिए कुछ तरीके बताएंगे, कुछ आपको एनर्जी हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है सबीन से, जो कि मेरी आदत भी है कि मैं सबीन से बहुत सवाल करता होता हूँ। तो आज का बड़ी पुरानी आपकी बड़ी बुरी आदत है, लेकिन चलें कोई बात नहीं अब आदत है तो क्या हो सकता है। तो सवाल मेरा सबीन से ये जी, सादा सवाल भी है और थोड़ा सा एक कम सादा सवाल भी है। अच्छा, सादा सवाल है, हाउ वाज द वीकेंड? इट वाज गुड, वीकेंड वाज फाइन। आई थिंक वीकेंड थोड़ा होता है कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें एंड यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ एज वेल, कि आप अपनी थोड़ी ख्याल रखें एंड ऑल दैट। सो आई थिंक वीकेंड वाज गुड। दैट्स नाइस। आपका वीकेंड कैसा गुजरा हमें व्हाट्सएप करके जरूर बताइएगा। अब वो कम सादा वाला सवाल भी है ना, वो सवाल है कि ये तो बहुत सी खबरें होती हैं जो कि आप देख रहे होते हैं सोशल मीडिया कंज्यूम करते हुए। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो कि ज्यादा जगह बना रही होती हैं आपके सोशल मीडिया का। या आप इंस्टाग्राम पे जाएं आपको वही खबर नजर आएगी, या फेसबुक पर जाएं खबर वही नजर आएगी, आप किसी और वेबसाइट पर जाएं आपको खबर एक ही नजर आएगी, उस पर तबसरे हो रहे होंगे। तो व्हाट वाज दैट वन न्यूज़ जो कि आपने भी ज्यादा कंज्यूम की इस वीकेंड पे और आपने भी की? अच्छा, मैंने की अच्छा, वैसे तो देखें बहुत कुछ हो रहा होता है मुल्क में भी एंड ओवरऑल, तो आप वो चीज़ें देख भी रहे होते हैं कहाँ पर क्या चीज़ है, क्या बेहतर होनी चाहिए, क्या चीज़ बेहतर हो रही है। सो वो अच्छा होता है उस चीज़ को उसको कंज्यूम करना। लेकिन मैंने एक वीडियो देखी अब ये वीकेंड में जो हमने देखा, आई थिंक फ्राइडे की है, सैटरडे की है प्रॉब्ली, है ना? फ्राइडे या सैटरडे। वीडियो बताएं ना पहले। अच्छा, वो जो जहाज को लेकर जाया जा रहा था ट्रक के ऊपर, ट्रेलर के ऊपर। क्या फर्क होता है ट्रेलर और ट्रेलर? जरा उसके एक्सेल भी ज्यादा होती हैं, अच्छा, जरा बड़ा होता है। ट्रक इज डिफरेंट ऑब्वियसली, वो तो उसकी चार दीवारी होती है और जो ट्रेलर होता है पीछे से वो लंबा होता है। तो ये आप उस जहाज की बात कर रही हैं। उसका क्या पर्पस था, थोड़ा अगर हम इलैबोरेट कर सकें अपने नाजरीन को, बिकॉज देखें हम बहुत सारी चीजें देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट एट द सेम टाइम वी डोंट नो कि उसके पीछे एक्चुअली मकसद क्या होता है। बिल्कुल। तो जनाब ये एक तो मुल्की तारीख में पहली दफा हुआ कि एक जहाज को इस तरह से बाय रोड मुंतकिल किया गया फ्रॉम कराची टू हैदराबाद। अच्छा, ये जहाज की अगर मैं लंबाई की बात करूं सभी, तो 110 फुट लंबा जहाज था। बट कैन यू बिलीव कि इसको जिस ट्रॉलर पे मुंतकिल किया गया उसकी जो लंबाई थी वो 80 फुट थी। थोड़ा सा बाहर निकला होगा ना, इट्स फाइन, इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन। आई वाज अबाउट टू से दैट। तो मैंने कहा मैं खुद ही कह देता हूँ। सो जनाब इस जहाज को कराची से हैदराबाद मुंतकिल किया गया। उसमें थोड़े से मसाइल भी रहे, एनओसी जारी नहीं हुआ, थोड़ा डिले भी, बट फाइनली वो शिफ्ट हो गया। अब जो आपका सवाल था कि अच्छा ये क्यों किया गया, तो उसकी भी ज़ाहिर बुनियादी एक वजह है, वो है तरबियत फराहम करना। अब जिस इंस्टीट्यूट में मुंतकिल किया गया है इस जहाज को, अब वहाँ पर जो अमला होगा उसको इस जहाज में इन एक्चुअल वो तरबियत फराहम की जा सकेगी, जब फायर ट्रेनिंग दे सकेंगे। बिकॉज ये जहाज है और अभी एक और भी कह रहे हैं कि प्रॉब्लली एक हफ्ते बाद प्रॉब्ली ये कहा जा रहा है, बट लेट्स सी क्या होता है, बट ये भी किया जा रहा है। तो आई थिंक बड़ा अच्छा एक स्टेप था। एक तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, सेकेंडली ये कि इससे अच्छी ट्रेनिंग जो है वो अमले को मिल सकेगी, सो दैट यू नो अच्छी ट्रेनिंग है तो सब सेफ भी है। एब्सोल्युटली। याद होगा सबीन, चंद हफ्ते पहले, रादर मे बी 2 months बैक, जब सऊदी अरब से खबर आई थी कि पहली बार जद्दा टू रियाद जो है वो मूव किया गया था। एग्जैक्टली। तो ये कोई दुनिया में पहली दफा नहीं हुआ, हाँ पाकिस्तान में पहली दफा, मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा है, बट अगर ओवरऑल देखा जाए पूरी दुनिया में तो ये कॉन्सेप्ट इट्स वेरी कॉमन। अच्छा, वहां जब मूव कर रहे थे एक बड़ी नई चीज थी। अच्छा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने एक्चुअली उसको बाय रोड हाँ, कराची टू हैदराबाद जो रास्ते में लोग रहते हैं उनके लिए बिल्कुल एक नई चीज थी। वीडियोस बना के उन्होंने जो है ना वो शेयर की हुई थी। तो हाँ, कुछ चीजें बड़ी फैसिनेटिंग होती हैं, लेकिन मकसद ये होता है कि उसके पीछे क्या पर्पस है उसको हम समझे, अपने बच्चों को भी बताएं, उसको एजुकेट करें लोगों को, सो दैट उनको पता हो कि क्या करना है आगे चल के। अच्छा, जब सऊदी अरब में हुआ था सभी मुझे याद है कि जहां वो जहाज रुकता था वहां रिवायती रक्स भी होता था, बड़ा मजे के इवेंट्स होते थे, सेलिब्रेट किया गया ओवरऑल। अगर यहाँ पे चूंकि इट वाज काइंड ऑफ अ मोटरवे, उस तरह की ज़ाहिर आपकी आबादी कनेक्टेड नहीं होती, तो इसलिए फिर हम देखते हैं कि उस तरह से सेलिब्रेट ना सही, बट एनीवेज लोगों ने एंजॉय किया। चलें जी, आज हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं शुएब, क्योंकि आज का हमारा शो है वो बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है, जबरदस्त हिस्सा होने वाला है कि ऐसे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे जो सुबह जिन पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ टॉपिक्स जिस तरह आज हम एनवायरनमेंट पे भी बात करेंगे शुएब, कि किस तरह से हम अपना क्लाइमेट चेंज बहुत जरूरी है, लाहौर को देखें तो बहुत जरूरी हो चुका है इस पे बात करना। बहुत ज्यादा लाहौर के हालात जो हैं वो हम सबके सामने हैं कि सांस लेना वहां पर जो है वो मुश्किल हो गया। स्मॉग इज एवरीवेयर अराउंड लाहौर।
एग्जैक्टली, बट एट द सेम टाइम किस तरह से हम उसको केटर कर सकते हैं, हम अपने ओन पे हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको हम किस तरह से, उन पे किस तरह से हम एक्ट कर सकते हैं। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम हम सब सामने रखते हैं कि जी ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसके सोल्यूशन पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइजिंग पाकिस्तान में हम ज़्यादातर सोल्यूशंस पे बात कर रहे होते हैं कि आपकी क्या जिम्मेदारी है, वो बताएं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आप क्या कर रहे हैं, इस पर बात होना बहुत इंपॉर्टेंट है उस मसले के हल के लिए। अच्छा, इसके अलावा आपने कहा और क्या है, तो हमारे पास एक 14 साल का बच्चा है, तो 9 साल की उम्र से ही उसने जिस तरीके से कॉम्पिटिशन्स विन करना शुरू किए हमारे सामने है। मैं बात कर रहा हूँ साद अरसलान की, कैसे उन्होंने ड्रोन में, यानी अब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उस डोमेन में कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, कैसे वो बहुत से बच्चों के लिए बल्कि बहुत से बड़ों के लिए भी इंस्पिरेशन है। तो ही विल बी आवर गेस्ट टुडे। अच्छा, रिसेंटली उन्होंने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जो कि कार्बन एमिशन, कार्बन के अखराज को मॉनिटर करता है। क्योंकि इससे पहले आपने बात की ना एनवायरनमेंट की तरफ, देखें कि कैसे एनवायरनमेंट के हवाले से भी काम हो रहा है, कितनी मिकदार है कार्बन की हवा में, वो उसको डिटेक्ट कर सकता है, कितना अखराज उस ड्रोन का हो रहा है एनवायरनमेंट में। प्लस वो जो प्रोजेक्ट है सबीन, उसको फॉर द फर्स्ट टाइम उसकी जिंदगी में ये है कि वो नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल जा रहा है माशाल्लाह। और फर्स्ट टाइम ये पाकिस्तान से ब्रुनाई जा रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो पूछेंगे इस प्रोजेक्ट से मुताल्लिक आज हम बहुत सारी बातें उनके बारे में करेंगे। और उसके अलावा जी, अच्छा, आप सुबह सुबह बहुत आसानी आपके लिए हो जाएगी, शायद आज थोड़ा लेट हो जाए आप सब अम्मियों के लिए, लेकिन ये हो जाएगा कि आज जो है उसके बाद कल के लिए आप जो है वो प्लान कर सकते हैं कि आपके बच्चे का लंच बॉक्स जो है वो कैसा होना चाहिए। अक्सर अंदर से कैसा होना चाहिए, बाहर से नहीं। ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं वो ऊपर से देखते हैं फैंसी लंच बॉक्स चाहिए, ये इसके ऊपर स्पाइडरमैन बना होना चाहिए, इसके ऊपर सुपरमैन, इसके ऊपर डोरेमोन, और पता नहीं कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं वो बच्चे ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन जो अम्मियों का होता है ना, उनको होता है कि क्या ज़बरदस्त चीज़ें, क्या न्यूट्रिशनल चीज़ें जो है वो आप बच्चे के लंच बॉक्स में ऐड करें। तो आज हम इस हवाले से भी बात ज़रूर करेंगे। वो अक्सर ये होता है ना, आसानी के लिए भी माएँ ये दे दो, वो फ्राई करके दे दो, ये फ्राई करके दे दो, और हमें तो चले बच्चा खा रहा है, लेकिन बच्चा क्या खा रहा है, आज हम जरा इस हवाले से भी बात करेंगे। और साथ साथ ये जो बच्चा नहीं खा रहा, या बच्चा जो अच्छे खुराक नहीं ले रहा, या बच्चा लंच बॉक्स में डंडी मार रहा है, उसका अपनी पढ़ाई पे कितना इम्पैक्ट है, तो उस्ताद भी साथ मौजूद होंगे जो गाइड करेंगे कि अच्छा बच्चे जो कि सही नाश्ता करते हैं, अच्छा लंच बॉक्स लेकर आते हैं, यानी उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज अच्छी होती हैं, उनका दिन कितना अच्छा गुजरता है। अच्छा, यूँ तो बहुत कुछ है, अब सब कुछ बता नहीं सकते। एट द एंड ऑफ द शो हमारे साथ एक ज़बरदस्त सेलिब्रिटी भी मौजूद होंगे, हम उनसे भी गपशप लगाएंगे, बता नहीं रहे कौन होंगे, लेट इट बी द टीजर। शायरी भी करते हैं बड़ी अच्छी। यस, करते हैं, सुना बड़ी अच्छी शायरी करते हैं। तो आज जो है वो शायराना माहौल राइजिंग पाकिस्तान के सेट पे, वो भी हम जरा सजाना होता है ना, सजाने की कोशिश कह सकते हैं कि मुनक्किद करने की कोई मुशायरा नहीं हो रहा, जब मुनक्किद करेंगे तो हम यहाँ पे माहौल बनाएंगे उनके लिए कि वो एक अच्छा शेर, बल्कि चंद अच्छा अशार, माहौल बनाने की कोशिश करेंगे हम। और आपने भी, मेरे अंदर एक शायर जो है वो जागना शुरू हो चुका है। कोई एक शेर पे इख्तिताम करके ब्रेक ले लूं, ब्रेक पे जा सकते हैं। इरशाद इरशाद। जो हैरा है तुम्हारे ज़ब्त पर कह दो कतील उनसे, जो दामन पर नहीं गिरता वो आंसू दिल पे गिरता है। ओह, बहुत हैवी। आपने कहा था शेर, मैंने कहा। इसके बाद हम कंटिन्यू आगे अभी नहीं कर सकते ना, ब्रेक लेनी पड़ेगी। मुश्किल है, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। पीटीवी होम एंड पीटीवी न्यूज़ पर आप हमें इस वक्त बराह रास्त देख रहे हैं, आप इंजॉय करेंगे शो। आई एम श्योर क्योंकि हमने बड़ी इसके लिए मेहनत की है। एंजॉय कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उनको उनका बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमें ज़रा हमारे व्हाट्सएप पे ज़रूर बताएं कि क्या आप हमारा शो एंजॉय कर रहे हैं, क्या नई चीज़ें जो ऐड करें, बहुत इंपॉर्टेंट। जब नई नई चीज़ों की बात होती है, नई नई इनोवेशन जब आ जाती है, तो बड़ी हमें खुशी होती है जब हमारे छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे हमने ब्रेक से पहले आपको बताया था कि आज हमारे पास एक ऐसा बच्चा मौजूद है कि जिन्होंने बहुत अच्छा, ही इज यंग, लेकिन और जब छोटे थे तब से इन्होंने बड़ा अच्छा काम करना शुरू किया। इससे छोटे भी तब इससे अब अभी तो वो 14 साल के हैं, ग्रेड 8 में है, लेकिन जब वो 9 साल के थे उस वक्त उन्होंने पहली बार रोबो वॉर्स के मुकाबलों में हिस्सा लिया था। रोबो वॉर्स बहुत से लोगों के लिए बिल्कुल एक नई टर्म ये होगी। जब टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, उसमें किस तरीके से अपना नाम बना रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, नेशनल लेवल पे उन्होंने पाकिस्तान को बहुत जगहों पर रिप्रेजेंट किया है। कई सालों से बहुत से मुकाबलों में ना सिर्फ उन्होंने पार्टिसिपेट किया बल्कि इन्होंने उसमें पोजीशन भी ली है, मेडल्स भी लिए हैं। अब सुना इंटरनेशनल लेवल पर भी जा रहे हैं और पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करने वाले हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इस कैटेगरी में पाकिस्तान से कोई जा रहा है। जनाब, क्या कॉम्पिटिशन? ये कॉम्पिटिशन ये कि उन्होंने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जिसमें
ये सलाहियत है कि वो जो कार्बन एमिशन होता है जो कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा होता है ना, कार्बन एमिशन, वो इसको मॉनिटर कर सकता है। अच्छा, कितना कार्बन एमिशन हो रहा है, क्या इसका फ़ायदा है, कितना प्रैक्टिकल है ये, कितना वक्त लगा इस ड्रोन को बनाने में, आज इस पर हम बात भी करेंगे। एट द सेम टाइम ये जो ड्रोन इन्होंने बनाया है ब्रुनाई में, इसको ये प्रेजेंट करने वाले हैं, यानी पाकिस्तान को प्रेजेंट करेंगे ब्रुनाई में अलॉन्ग विद द प्रोजेक्ट। साद अरसलान साथ मौजूद है हमारे, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साद, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, वालेकुम सलाम। नाश्ता वाश्ता तगड़ा किया था? हाँ, कर लिया था। पक्की बात है? अभी भी वो ऐसे सोई हुई है, हाँ कर लिया नहीं, बच्चों से हम नहीं कह सकते कि अर्ली राइजर है नहीं, बिकॉज़ उनकी तो स्कूल जाना होता है बच्चे। तो अमूमन कितने बजे वैसे जाग जाते हैं? 7 बजे। 7 बजे आप जाग जाते हैं। ऑब्वियसली काम इसी वजह से, जब आप सुबह जब जल्दी जागते हो तो ऑब्वियसली आपके पास पूरा दिन होता है कि आप नई नई चीजें कर सकते हैं। मेरा ख्याल है ये वक्त भी ऐसे ही निकलता है रोबोट्स बनाने का। हाँ, रोबोट्स ड्रोन्स बनाने में, हाँ। रोबोटिक्स में, कोई नई एडवांस चीज़ें सीखने में तो ये क्या क्या बनाया अभी? ये टेबल अगर हम दिखा सकें, ये टेबल सजा हुआ है। VR ग्लासेस भी हैं, 2 ड्रोन है, हाँ। एक उसका कंट्रोलर है। एग्जैक्टली। सो इसके बारे में जरा बताएं। अच्छा, इसके अंदर जो एक ड्रोन है वो मेरा खुद का प्रोजेक्ट है जो मेजर करता है CO2 कार्बन एमिशंस। ओके। उसके साथ एक नॉर्मल 5 इंच फ्री स्टाइल ड्रोन है, और फिर जो गॉगल्स हैं जो ऑल्सो नोन एज ग्लासेस यूज से, इसमें से यू एक्चुअली नीड दिस, तो आप इससे फर्स्ट पर्सन व्यू आप ड्रोन देख सकते हैं किधर किधर जा रहे हैं लाइव टाइम में, जिससे आप उड़ा रहे हैं अपने कंट्रोलर के साथ। नॉर्मली होता है कि जब आप ड्रोन उड़ा रहे होते हैं तो आप कंट्रोलर तो आपके हाथ में, आपकी आसमान की तरफ निगाहें होती हैं और आपकी नजर एक लिमिट तक होती है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे ज़ाहिर है आपने से VR ग्लासेस पे, VR ग्लासेस कहूँ इसको मैं? नहीं, Goggles। तो गॉगल्स, बिकॉज़ ये नॉट वर्चुअल रियलिटी, इट्स रियल वन। इस पे आप देख रहे होते हैं। मैं जरा आपको दिखाता भी हूँ जी। ये है वो ड्रोन जो आप बता रहे थे कि ये कार्बन एमिशन को मॉनिटर करता है, ऐसे ये। सो ये आपने बिल्कुल स्क्रैच से बनाया था या इसमें आपने असेंबल किया था इसको? इससे मैंने असेंबल किया था। असेंबल किया था। डिफरेंट पार्ट्स मिलते हैं इसके, जैसे Okay। कि आपका कार्बन फाइबर फ्रेम मिलता है, उसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह मिलते हैं, और फिर आपको CO2 एमिशन सेंसर मिलता है। तो ये आइडिया वो कैसे सारा- आपने कंसीव किया कि आपने कैसा ड्रोन बनाना है जो कि कार्बन एमिशन को मॉनिटर कर सके? ये आइडिया मैंने रिसीव किया था कि पहले यूनाइटेड नेशंस का उनका गोल था कि उन्होंने कार्बन एमिशंस रिड्यूस करनी है। बिल्कुल ठीक। तो उसके लिए मैंने कुछ बनाना था कि कोई ऑटोनमस चीज़ जो वो हेल्प कर सकता है उसे रिड्यूस करने में। तो फिर आया कि अगर मैं ड्रोन बनाऊं जो खुद ही फ्लाइट ले, ऑटोनमस ड्रोन, कि मुझे उसका कंट्रोलर भी नहीं चाहिए, वो खुद ही मैं बताऊं किधर जाना है, अगर उधर जाना है उधर जाए वो खुद ही, हाँ। और उधर वो हवर होए, उधर वो कार्बन एमिशंस पकड़े और आपको वापस बता दे। यानी जो ऑलरेडी एनवायरनमेंट में कार्बन एमिशंस हैं ये उसको मॉनिटर करता है। हाँ जी। ये डिटेक्ट करता है कि कितना है, हाँ, बेसिकली कितना वो आपको बता रहा होता है। अब थोड़ा सा ये बताओ, बिकॉज हमारे बच्चे भी इस वक्त देख रहे हैं, ऑब्वियसली उनके लिए नई एक चीज़ है कि जी ये कैसे रोबोट्स बनते हैं, किस तरह से ये डिटेक्ट करते हैं। बिकॉज बहुत सारे हम देख रहे होते हैं इदारों में बच्चों को नहीं उस तरह से सिखाया जा रहा होता, एक नई टर्म ज़रूर होती है। किस तरह से स्क्रैच से आपने स्टार्ट किया, इंटरेस्ट आपका कैसे डेवलप हुआ? जब पहले मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने पहले एक यूट्यूब वीडियो देखी थी, उसके अंदर मुझे बहुत मुश्किल लगा था, इसलिए आपको यहाँ पर वायर्स होती हैं, आपको सोल्डरिंग करनी होती है, सोल्डरिंग आपको गर्म लगा के आपको सारा करना होता है। मुझे बहुत मुश्किल लगा था, मैंने छोड़ दिया था पहले। Okay। उसके बाद जब स्कूल लेकर आया तो फिर तब स्कूल ने मुझे सिखाया, पहले उन्होंने फ्लाइंग सिखाई, फिर मुझे बनाना सिखाया, और बनाना तो बना सकते हैं लेकिन फ्लाइंग करने में ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा। मुझे ऑलमोस्ट हैव बीन अराउंड 1 year since I've been flying। वेरी एक नाइस। साल और में उसके आपने बाद सीखा। और देखिए उसके अंदर भी जिद्दत, नई नई चीज़ें वो बिल्कुल। डेवलप करा। अच्छा, ये जो ग्लासेस वैसे मैं देख रही हूँ, ये जो गॉगल्स आप इसको बोलते हैं इनसे खुद बड़े लग रहे हैं, आपसे बड़े लग रहे हैं। हैवी ग्लासेस है ना? हैवी ग्लासेस है। वैसे इसमें आपको पहन के ना इसको वैसे शो की ओपनिंग करनी चाहिए थी आज के। आज हम जो है नजर वो ही ना एक आता मुझे कुछ। ये देखे अच्छा, ना, really? मतलब कैसे है, अभी तो नजर नहीं आएगा ना, सभी ड्रोन उड़ थोड़ी रहा है। हाँ ये बात है। शुक्र है। नहीं मतलब हमने पहली बार देखी है यार। सही पहन रहा हूँ? ये वाले गॉगल सही पहन रहे नजर कुछ नहीं आएगा, हैं? साथ बताएंगे, साथ हाँ, ठीक, मेरे फेस के हिसाब से ठीक थे। साथ ये ठीक पहन रहे हैं इसको? हाँ जी। हाँ नजर नहीं आ रहा, ऑन करे ना यार। seriously? अभी बैटरी है नहीं। अच्छा, अभी बैटरी लो है इसकी, मैंने कहा शायद मुझे बैटरी दिखाएंगे। है। हमें अच्छा अच्छा बैटरी होती वैसे तो उसके बाद मुझे हाँ। कितना है कि जब ये ड्रोन आप उड़ा रहे होते हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे जा रहा होता है, आप इससे देखते हैं तो व्यू वैसे कितना मजे का होता होगा, बिकॉज जाहिर है एग्जैक्टली वो जहाँ तक आप बेसिकली ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी के साथ नहीं देख सकते, वहाँ पर ये आपको एक अच्छा इमेज दिखा रहा होता है। हाँ जी, मुझे लाइव व्यू दिखा रहा होता है इसके हाँ। अंदर। अब अगर आप देखें तो ऑनलाइन वीडियोस भी आपको मिलती हैं जो दुबई के ऊपर ऐसे बिल्डिंग्स के ऊपर जा रही होती हैं, ड्रोन इतने मज़े का लगता है।
इसके अंदर फैक्टर्स भी हैं कि अगर आप ज़्यादा दूर लेकर जाएं तो इसके अंदर ये भी हो सकता है कि खतरा हो सकता है कि आपका सिग्नल क्वालिटी लो है और आपका सिग्नल बंद भी हो सकता है और फिर मतलब कि आपका ड्रोन जस्ट फॉल्स आउट ऑफ द एयर। अच्छा, इसमें आई थिंक ये फ़ायदा भी तो होता है इन ग्लासेस की वजह से कि फॉर एग्जांपल आप किसी पहाड़ी इलाके में गए और आपने वहाँ पर ड्रोन उड़ाया, जिस जगह पे खुद नहीं पहुँच सकते, जहाँ पे आप हाइक नहीं कर सकते, जिस वैली को क्रॉस नहीं कर सकते, वहाँ पे प्रॉबेबली आप ये ड्रोन अगर लेकर जाएं, शायद आपको कोई नई झील नज़र आ जाए, शायद कोई ऐसा जानवर जो कि नॉर्मली आपको नज़र नहीं आ रहा होता, मारखोर नज़र आ जाए कि नॉर्थ की तरफ आप चले जाएं, नई चीज़ें आप वहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपको पता लगे, डिस्कवर कर सकते हैं। ये भी है, आप कहीं जा रहे हैं तो आपको कुछ नई चीज़ें नजर आएंगी, जैसे आपने कहा है। अगर आप लकी हैं तो आपको अब ये सर्वेलेंस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सर्वेलेंस के लिए अगर आपने कहीं हवर करना है, ऐसे जैसा कि कोई है वहाँ पर, ये सर्वेलेंस के लिए। जैसे मूवीज में देखते हैं सबीन के किसी चोर को पकड़ने के लिए भी समटाइम्स ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, वो बड़ी अच्छी बात है। आर्मी के लिए। अच्छा साद, ये भी बताइएगा कि अभी नेशनल लेवल पे किस तरह से आपने कहाँ पे आपने पार्टिसिपेट किया, कितने प्राइजेस आपने विन किए, थोड़ा अपने बारे में बताएं, क्या आपने विन किया अभी तक? अभी जो रिसेंट मेरा था वो था पाशा। ठीक है। उसके अंदर मैं यही अपना कार्बन एमिशन रूल लेकर गया था और फिर इससे आई गॉट मेरिट अवार्ड सिल्वर। ऊपर इससे पहले था NERC जो है नेशनल, वहाँ तो मेरी मुलाकात भी हुई थी। हाँ जी, बिल्कुल। उसके अंदर आई गॉट फर्स्ट प्लेस इन रेसिंग। ये बिल्ट हैं फ्री स्टाइल के लिए, लेकिन दिस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर रेसिंग। एक इनका खुद का भी 5 इंच का कैटेगरी होती है रेसिंग के लिए, वो आपका लाइट वेट होता है। उसके अंदर आपका ये भी 2 इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लगे हुए हैं, उसके अंदर एक लगा होता है, ऑल इन वन होता है वो। सही। और फिर उससे पहले मैं जीता था कामरा, एयर यूनिवर्सिटी और फिर बाकी HSRC और फास्ट, यानी बहुत सारे हैं। और अभी जो आपने ये प्रोजेक्ट बनाया, आपने पाशा का जिक्र भी किया है, तो इसकी सिग्निफिकेंस बताएं इन मुकाबलों में। और दूसरा कि आप जब ब्रुनाई आप जाएंगे दिसंबर में, राइट? तो दिसंबर में ब्रुनाई आप जा रहे हैं, उसके लिए कितने एक्साइटेड है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, वहाँ जाने से क्या होगा? जस्ट टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, ये वहाँ पे आप कुछ जीत पाएंगे जिसका फिर आपको आइंदा आने वाले सालों में और फायदा होगा अपने प्रोजेक्ट्स ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से? हाँ, अगर मैं उधर जाता हूँ तो फिर उसके अंदर ये होता है कि मेरा एक नाम बन जाता है, मेरा सबको पता होता है कि आगे जाके उनको पता होता है कि साल है जिसने ये बनाया है और साल जिसने बनाया, और फिर आगे मेरे हेल्प करेगा इसमें। और पाशा में इसका एक सिग्निफिकेंस था कि दिस वाज अ न्यू थिंग, ये पाकिस्तान में भी नया चीज़ है, नेवर बीन डन बिफोर। FP ड्रोन्स आए हैं, दे बीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन कार्बन एमिशंस किसी ने ड्रोन पर नहीं लगाया और ऑटोनोमस कार्बन एमिशन किसी ने। तो अगर यही ड्रोन हम लाहौर लेकर जाएंगे तो उसमें भी फायदा होगा, हमें स्मोक भी डिटेक्ट कर पाएगा? पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा कि कहाँ पर ज्यादा है और उसके हवाले से कैसे प्लानिंग हो सकती है। दैट्स ग्रेट, बहुत ज़्यादा डिटेक्टेड ऑलरेडी है वो। हाँ बिल्कुल है। साथ थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। जबरदस्त काम आप माशाल्लाह कर रहे हैं, बहुत से मुकाबले आप ऑलरेडी जीत चुके हैं और बहुत से मुकाबलों के तैयार हो रहे हैं। तो ये है जी हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल, हमारे बच्चे जो कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ब्रुनाई, जहाँ पे आप जाके पाकिस्तान का रिप्रेजेंट करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम नेशनल टू द इंटरनेशनल लेवल। साथ इज गोइंग, और ज़रा इसके पीछे इनके पेरेंट्स, इनका स्कूल, इनके उस्ताद, उनका सबका बहुत अहम रोल है। एट द सेम टाइम वो इन्वायरमेंट जो हम प्रोवाइड करते हैं इदारों की सतह पर, कैसे इवेंट्स का इनकाद होना। एग्जैक्टली। तो हम लेंगे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नए टॉपिक्स हमारे साथ होंगे। रहिए हमारे साथ राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब ज़रा एक बहुत ही अहम मसले पे बात करते हैं, जो कि जब हम उसको ख़राब कर रहे होते हैं हमें वो मसला दिखाई नहीं दे रहा होता, जब उसका इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा होता है, एक बड़ा इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा होता है, तो हमें लगता है कि अच्छा ये तो एक बहुत बड़ा मसला था और शायद काश हम उस टाइम पर इसको कंट्रोल कर देते। ये है कि हमने अपने माहौल को किस तरह से आलूदा कर दिया, किस तरह से हम पोल्यूट कर रहे होते हैं। इस पोल्यूशन की वजह से हम इस वक्त हम लाहौर का नाम ज़रूर है लाहौर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्मॉग अभी भी इस वक्त भी हम देख रहे हैं और हमेशा हम देख रहे होते हैं कि किस तरह से जैसे ही सर्दियों का मौसम स्टार्ट होने लगता है तो वहाँ पर हम देख रहे होते हैं कि जी लोग, इंसान को इंसान नज़र आना बंद हो जाता है, इतनी धुंध, इतनी स्मॉग वहाँ पर नज़र आ रही है, ड्राइविंग नहीं हो पा रही होती है। अक्सर लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि अगर बहुत अर्ली या मगरिब के बाद जाए तो जी ज़ीरो विजिबिलिटी है। लेकिन बाकी शहरों की अगर बात की जाए तो वो भी पीछे नहीं है इस चीज़ के अंदर, अनफॉर्चुनेटली, कि कैसे हमने अपने माहौल को आलूदा कर दिया है। छोटे छोटे स्टेप्स जो है किस तरह से
प्लास्टिक का इस्तेमाल कितना मना किया जाता है, हुकूमत की तरफ से मना किया जाता है, पाबंदी लग जाती है कि जी प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, लेकिन शापर डबल कर दो, शापर डबल कहते हैं ना, मकसद ऐसे मतलब कोई और होता है। हाँ, मतलब आपने किसी की अगर खुशामद करनी हो ना तो आप कह रहे थे अच्छा वो शॉपर डबल कर, एनी हाउ डिस्ट्रैक्ट हो गया अपने टॉपिक से। जब आप जाते हैं कहीं पे कोई भी चीज़ आपने खरीदी, आप उसे कहते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल दूध दही की दुकान पे गए, आपने कहा शापर डबल कर दो, गिर ना जाए ना बाइक पे जाने वाले। उसका दूसरा मीनिंग बता दिया सर, ठीक हो गया। अच्छा एनी हाउ आपने ये जो आप कहते हैं ना कि शॉपर डबल कर दो, ये शॉपर डबल आपने नहीं करने, ठीक है, जो शुएब ने जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं करने, वैसे भी नहीं करने, वैसे भी नहीं करने, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद जो हम गाड़ियों की बात कर रहे होते हैं कि किस तरह से धुआं गाड़ियां छोड़ रही होती हैं, अब ये देखें ये इतनी बेसिक चीज़ें जिनकी हम बात करें कि ऐसा मुझे बताते हुए भी हो रहा है कि ये तो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन हम इसके लिए क्या कर रहे हैं। आज हम इस हवाले से बात करेंगे क्या क्या स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं। एक्चुअली हम आपको रिमाइंड करवाएंगे, पता तो आप सबको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा होंगी, लेकिन अगर हमने इसको ना रोका तो इसका इम्पैक्ट आइंदा आने वाले सालों में हम किस तरह से देखेंगे। ऑलरेडी हम भुगत रहे हैं, मतलब इट्स नॉट जस्ट कि आप ड्राइव नहीं कर पा रहे या आपको नजर नहीं आ रहा, आप सांस सही नहीं ले पा रहे, आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट आ रहा है, आपकी जो लाइफ है वो आहिस्ता आहिस्ता घटती चली जा रही है, वो जो एवरेज लाइफ होती है ना वो कम होती चली जा रही है। तो आज हमें इस पे बात करें, बड़ा अच्छा कहा, नॉट जस्ट लाहौर, पाकिस्तान के दीगर शहर भी इसी तरह से मुतासर होते चले जा रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट है अनम ज़ेब, साथ मौजूद हैं स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ग्रेट टू हैव यू। अनम, जिस तरह सबीन ने भी कहा कि नॉट जस्ट लाहौर, बाकी शहरों में भी हम देख रहे हैं कि आलूदगी एक बहुत बड़ा मसला बनती चली जा रही है, और नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, इट्स ग्लोबल इशू। बट मैं फिर भी लाहौर से स्टार्ट करूंगा चूंकि ज़्यादा मसला इस वक्त लाहौर में है। क्या सिचुएशन आपको नज़र आ रही है? हम लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें, आपको और सिचुएशन वर्स नज़र आई है इस दफ़ा? डेफिनेटली एवरी ईयर ये सिचुएशन जो है ये ज़्यादा इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर डेंजरस। पहली दफ़ा ये जो स्मॉग का फिनोमेनन था लाहौर में, ये हमने 2016 में नोट किया था। उससे पहले भी होता था लेकिन शायद इतना डेंजरस नहीं था, शायद हमारी जो कुछ फैक्टर्स थी पोल्यूशन की या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, वो उस टाइम पे ज़्यादा हो गई थी। सो अभी हम डेफिनेटली हर साल देख रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह आप भी कह रही थी कि जब तक मसला सामने नहीं आता तो हम कुछ करते नहीं हैं। द होल ईयर हम सारे पूरे साल सोए रहते हैं, लेकिन जब वो सीज़न आ जाता है, उसको अब हम स्मॉग सीज़न भी कहते हैं, उसका नाम ही स्मॉग सीज़न हो गया। नो मोर विंटर सीज़न। तो स्मॉग सीज़न जब आ जाता है तो फिर याद आ जाता है कि इसको कुछ करना है, फिर हम इमरजेंसी मेजर्स ले रहे होते हैं कि इसको किस तरह, लोगों को किस तरह प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द स्मॉग। सो दैट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट, बट जिस तरह आप कह रहे हैं सिर्फ लाहौर नहीं है, इट्स कमिंग ऑल द वे, आप कहें फ्रॉम द होल लाइक पेनिनसुला, देयर इज़ अप अंटिल ढाका आप कहें, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम देयर। सो इट्स अ रीजनल प्रॉब्लम। और जिस तरह हम बार बार कहते हैं कि एनवायरनमेंट, एयर क्वालिटी, दीज थिंग्स दे डोंट नो बाउंड्रीज़। मतलब बाउंड्रीज जो हैं वो मैन मेड चीज़ें होती हैं, हमारे डिफरेंट मुल्कों के साथ जो बाउंड्रीज हैं दे आर नॉट देयर जियोग्राफिकली, वो तो हमने क्रिएट किए हैं। तो ये जो इशू है ये डिफरेंट कंट्रीज़ के बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके इट कम्स फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर, बट सेइंग दैट हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे नहीं डाल सकते। हर किसी का अपना एक रोल होता है इस चीज़ में, और ऐसा नहीं होता कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी जिम्मेदारी खुद भी नहीं लेते। डेफिनेटली कितना अर्सा हो गया बताया जाता है जी प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल ना करें, एग्जैक्टली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। धुआं छोड़ती गाड़ी उसका इस्तेमाल, खुद जिम्मेदारी होती है कि आप उसको ठीक करवाएं, लेकिन हम ठीक नहीं करवाएं। डेफिनेटली। और वी डोंट, मतलब लास्ट मिनट पे व्हेन इट बिकम्स एन इशू, दैट्स व्हेन वी स्टार्ट डूइंग इमरजेंसी मेजर्स। हमारा बहुत, हम हमेशा कहते हैं हमारे सेक्टर में कि हम रिएक्टिव अप्रोच रखते हैं, प्रोएक्टिव नहीं रखते हैं। मतलब कि प्रोएक्टिव ये होता है कि आप डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे पूरे साल आप कोई ना कोई चेंजेस करते रहें, लेकिन हमारा अप्रोच ये होता है कि अब नाउ एवरीवन, आजकल सब लोग लाहौर स्मॉग के बारे में बात करें, लेकिन पूरे साल वो नहीं बात कर रहे थे। सो दैट्स व्हाई इट हैपेंस एवरी ईयर। अच्छा, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं, जिस तरह आपने प्लास्टिक का जिक्र किया या हम धुआं छोड़ती गाड़ियों का जिक्र करते हैं, अदरवाइज भी जो भी इस वक्त गाड़ियाँ जो पेट्रोल पर चलती हैं उनका ज़्यादा एक इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे, और कौन कौन सी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो कि कुछ सालों से हम ये भी देखते आ रहे हैं, जब हम ब्रिक किलन्स की बात करते हैं, यानी भट्टों की बात करते हैं, उसको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी मुंतकिल किया गया है जिससे थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कम हुआ है, बट कौन से लार्जर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इस वक्त हैं पाकिस्तान में? इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज इस इशू को थोड़ा सा कभी कभार पोलिटिसाइज़ किया जाता है। हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से हमारे साइड पे धुआं आ रहा है क्रॉप बर्निंग की वजह से। लाइक जब काश्तकार अपनी फील्ड्स को तैयार कर रहे होते हैं, स्पेशली राइस प्लांटेशन के लिए जब अभी सीज़न होता है, तो वो क्रॉप्स को जलाते हैं क्योंकि पोटैश जो है वो फिर थ्रू द बर्निंग प्रोसेस वो सॉइल में मिल जाता है, जो कि एक फर्टिलाइज़र टाइप होता है।
तो on both sides of the border, you know, there's a debate कि आपकी तरफ से आ रहा है, नहीं आपकी तरफ से आ रहा है. But yes, obviously जिस तरह मैं पहले कह रही थी कि transboundary होता है, it doesn't know any boundaries. But at the same time, it's from both sides. और वो आपकी geographical factors पे depend करता है जिस पे हमारा कोई control नहीं है. इस मौसम में क्यों आता है smog? इस मौसम में इसलिए आता है because it's a geographical, it's a natural process कि जो warm air है वो trap हो जाता है और इसके साथ ये सारे जो pollutants हैं वो trap हो जाती हैं on close to the earth's surface. That's why it's so bad in this weather. इससे जब हवा चलती है तो फौरन से एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हो जाता है. ऐसे so पूरे साल हमारी एयर क्वालिटी इज़ बैड. इस मौसम में आपको पता है इसलिए चल जाता है क्योंकि वो सारा नीचे ट्रैप हो जाता है. दिस इज़ अ लेयर ऑफ वार्म एयर राइट नेक्स्ट टू द अर्थ सरफेस और जो कोल्ड एयर है वो ऊपर है. जिस तरह आपको पता है कि वो ट्रैप हो जाता है, इट्स मोर डेंस. सो दैट्स व्हाई वी नो अबाउट द इशू मोर. अच्छा, मैं यहाँ पे आने से पहले मैं जो चीफ मिनिस्टर्स प्लान फॉर स्मॉग मिटिगेशन इन लाहौर 2024 वो मैं पढ़ रही थी. अच्छा. उसमें डिफरेंट फैक्टर्स उन्होंने बताई हुई थी, लेकिन मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि द 2 बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स आर एक्चुअली ट्रांसपोर्ट, यानी कि हमारी जो गाड़ियाँ वगैरह हैं और उसके साथ फिर हमारी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं. एग्रीकल्चर कहीं बाद में आता है, लाइक इट्स नॉट एज बिग अ कंट्रीब्यूटर. वो है जरूर, लेकिन उसका वो है कंट्रीब्यूशन जरूर. कम आप है. उसको कंप्लीटली रिस्पांसिबल नहीं ठहरा सके कि आप इसकी वजह से completely ही है. responsible. कोई एक फैक्टर आप नहीं कह सकते दिस इज But completely the major responsible. factor is vehicle. is vehicle. That's number one in both of the sets of data जो उसमें present किया गया है. एक और चीज़ जो मुझे बहुत you know it was very startling was कि पूरे साल में only 2% of the total days were good air quality days. पूरे साल में, ये सिर्फ smog season की बात पूरे नहीं. साल में पूरे साल में 2%. only 2%. That's and it. more than 30% were extremely unhealthy, मतलब वो toxic Oh my air God. like which you shouldn't. and उसके बाद moderately unhealthy और फिर नहीं, मैं- unhealthy तो मतलब it's not good, it's not a good आनम, इसी position. पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए जो हम कह रहे होते हैं हमें इतनी एलर्जीज हो रही हैं, हम Exactly. इतने बीमार हो रहे हैं, हम तो अपनी डाइट भी बहुत अच्छी रखते हैं लेकिन उसके बावजूद हम ठीक क्यों नहीं Yeah. होते. मैं तो कहती हूँ कि और लोगों को हम देख रहे होते हैं, बहुत सारे अस्थमा लोगों को होना शुरू हो गया है, सांस की और बीमारियां हम देख रहे होते हैं जिनको ऑलरेडी है. Yeah. सोच रही हूँ उनके लिए कितना ज़्यादा ये Definitely. खतरनाक इससे ज़्यादा होता जा रहा है. और कुछ ग्रुप्स जो हैं वो ज़्यादा vulnerable होते हैं, like people who are working in these industrial areas. सबसे पहले तो वो है क्योंकि उनकी फ्रंट लाइन एक्सपोजर होती है, या ये जो आपके लोग रोड्स पे काम करते हैं, they're directly exposed to the vehicular emissions या to the traffic. उसके साथ फिर आपके जो एल्डरली लोग हैं जिनकी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस होती हैं हेल्थ की, बच्चे आर वेरी वेरी वल्नरेबल. एंड देन यू हैव लाइक एक्सपेक्टिंग मदर्स, you know, very young children. तो उनके लिए एक बहुत बड़ा it's become a mental health issue as well as a physical health issue, like the climate, the smog issue. जहाँ तक sources की बात है, I think that the transport issue is one of the biggest ones. वहाँ पे बहुत alarming figures थे कि anywhere between 36% and I think Okay. 80% is from public transport, or from vehicular emissions. Yeah. क्योंकि हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में देखा कि आहिस्ता आहिस्ता वो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब आ गई हैं पाकिस्तान में. क्या सिर्फ और सिर्फ इनको कन्वर्ट कर देना, जो कि ज़ाहिर थोड़ा वक्त लगेगा बिकॉज ज़ाहिर एक तो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सपेंसिव भी हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो हम कन्वर्ट करते चले जा रहे हैं, ये एक अच्छा स्टेप ही है ग्लोबल लेवल पे भी. आई वुड से कि अच्छा स्टेप है, मैं कभी इस चीज़ को डिसमिस नहीं करूँगी, लेकिन हमें ये भी देखना है कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कोल पावर्ड फायर प्लांट्स से बनती है. Okay. ठीक है, सो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स. सो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको भी हम क्लीन नहीं कह सकते. सो वो जो गाड़ी जहाँ से चार्ज होगी उस इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में काफ़ी ज़्यादा एमिशंस लगेंगी. सो इट इज़ समथिंग कि आप एक स्टेप इन आइसोलेशन नहीं ले सकते. डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए. क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं, हम लोग ज़्यादा इन फेवर इस चीज़ के होते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी इम्प्रूव्ड, इट शुड बी एक्सेसिबल, इट शुड बी सेफ लाइक फॉर मोर वुमेन. ट्रांजिट, रहे हैं. मोर मेट्रोज, ऑरेंज लाइन, बिल्कुल. ग्रीन लाइन, ताकि इस पे आप लोग अपने ऑफिस जा सकें. एग्जैक्टली, ताकि पर्सनल गाड़ियाँ जो है वो कम हो कम से जाएं. कम हो. अच्छा, लोगों को भी थोड़ा होना चाहिए क्योंकि अब हम देख रहे होते हैं कि कंफर्टेबल ट्रांसपोर्ट हम हर जगह देख रहे होते हैं. Yes. इम्प्रूव हो चुकी है काफी सारे, लेकिन इस्लामाबाद वो में देख लें, थोड़ा सा इतनी हमारे जगह ट्रांसपोर्ट है. एग्जैक्टली थोड़ा सा हमारे दिमाग का भी मसाइल इसके अंदर आ जाते हैं. Definitely. अपनी गाड़ी पे जाना है. अपनी गाड़ी पे जाना है जी, और सहूलत है एक सब. गाड़ी में एक बंदा बैठा होता है Yes. मोस्ट ऑफ द ये टाइम. वाली सो दैट्स वेरी डेंजरस, लाइक दैट्स नॉट गुड फॉर द कि एनवायरनमेंट. हम अपना टाइम बचा रहे हैं और टाइम Yeah. बचाने के लिए हम ये करें कि जी बच्चे को अलग ड्राइवर पिक करने आ रहा है, उसकी वैन लगवा दिया, आप अलग Yeah. जा रहे हैं, फलाना अलग जा रहा है. Exactly. सो ये वाली अप्रोच इसको कम करना बड़ा इंपॉर्टेंट. अच्छा, अगर हमने ना कम किया ना,
अब हर साल जैसा पिछले साल से भी आपने कंपेयर किया, इससे अगला विंटर आगे 4-5 साल आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? हेल्थ इम्पैक्ट्स तो डेफिनेटली हैं. इट्स नॉट जस्ट रेस्पिरेटरी हेल्थ इम्पैक्ट्स कि आपके लंग्स पे, आपकी ब्रीदिंग पे, एलर्जीज, स्किन एलर्जीज, रैशेज़, ये सारी चीज़ें तो होंगी. बट वेरी सरप्राइजिंगली फॉर मी ऑल्सो कि द डेटा सजेस्ट कि इसका एक बहुत बड़ा लिंक है हार्ट डिजीज़ के साथ इफ़ यू कंटिन्यू टू ब्रीथ अनहेल्दी एयर, क्योंकि इसमें एक होता है PM 2.5. 2.5 इज़ द साइज़, एक PM 10 होता है, एक 2.5 होता है, इट्स माइक्रॉन्स, और PM होता है पर्टिकुलर मैटर. तो वो एक एयर पोल्यूशन का एक कंपोनेंट होता है, एक डस्ट होता है. एक डस्ट की कैटेगरी होती है कि जो इतनी छोटी होती है कि अगर आप नमक के एक दाने को भी मतलब 10 हिस्सों में काटें तो उसके साइज से भी, तो वो इतना छोटा होता है कि वो अनडिटेक्टेबल तकरीबन होता है जब आपके सिस्टम, बट वो जमा होता जाता है. इट कैन क्लॉग योर आर्टरीज, इट कैन गिव यू हार्ट डिजीज़ एज वेल एज मैनी अदर डिजीज़ एज वेल. एंड उसके साथ साथ ऑफ कोर्स द मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ दिस एज वेल कि इट्स वेरी डिप्रेसिंग एक तो जब ये एयर पोल्यूशन होती है, और फिर ये कि आपकी डे टू डे लाइफ में इस पर बहुत फॉर एग्जांपल आपने रात में कहीं ट्रैवल करना है, बट स्मॉग यू कांट ट्रैवल, आप अर्ली मॉर्निंग में भी ट्रैवल नहीं कर पाते, कुछ आवर्स होते हैं जिसमें आप ट्रैवल कर पाते हैं, तो आपकी पूरी रूटीन जब मुतासर हो जाती है और इससे आपके रिश्ते भी मुतासर होते हैं. फॉर एग्जांपल आप ऑफिस से घर जा रहे हो, बेगम ने कॉल किया कि फलानी चीज आपको लेकर आनी है और आप नहीं पहुंच पा रहे, वेरी रिलेटेबल, आप नहीं पहुंच पा रहे, तो देखिए वो गुस्सा करेंगे, आप घर पहुंचेंगे, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा. ऐसे एग्जांपल्स देखिए, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम आपको दे रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है इस तरह के एग्जांपल्स आपके सामने रखना, अदरवाइज ये मामला बड़ा खराब हो जाएगा ना. मामला खराब हो जाता है, इसलिए हुआ तो नहीं है. देखिए तो इस्लामाबाद में होना, मगर अच्छा, हाँ अब लाहौर ये अनम ये इस्लामाबाद वालों की ना खुशफहमियां जरा दूर कर दें. कराची, इस्लामाबाद, ये जो बाकी शहरों के लोग कह रहे होते हैं जी यहाँ पर तो स्मॉग नहीं है, सारी चीजें ठीक है, सब कुछ जो हो रहा है वो ये नहीं कह रहे ठीक है, लेकिन हाँ एज कम्पेयर टू लाहौर चीजें बेहतर हैं. अरे यहाँ भी सिचुएशन खराब ही है एक तरह से. आप देखिए कितनी बीमारियां हैं ओवरऑल. नो इट्स डेफिनेटली हमारी किसी भी शहर में मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत हेल्दी एयर है. लाइक वी आर, एंड स्पेशली लाइक जो मेन अर्बनाइज्ड जो सिटीज़ हैं जहाँ पे आबादी ज़्यादा है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा हैं, और जहाँ पे लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम है, लोग ज़्यादा अपनी पर्सनल गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम. हमारा एक बिहेवियर भी है ना, कम बुरा हमें लगता है बहुत अच्छा है, बहुत कम बुरा है हमें वो बहुत बेहतर लग रहा होता है, बहुत अच्छा लग रहा होता है, हालांकि वो बुरा होता है, बस कम बुरा होता है. एज एन इंडिविजुअल हम कुछ कर सकते हैं या कि ये मुश्किल स्टेप होता है? क्योंकि ज़रा एज एन इंडिविजुअल मैं किसी को जाके नहीं कह सकता कि अपनी गाड़ी घर के अंदर पार्क करें एंड यूज़ ट्रांजिट सिस्टम. मैं जाके किसान को शायद कह सकता हूँ, किसी एक को या दो को, बट ज़्यादा को आप नहीं कह सकते, बट आपने खुद का वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर में बहुत कम है. एज एन इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं? जिस तरह आप कह रहे हैं कि एज एन इंडिविजुअल थोड़ा सा मुश्किल होता है एयर पोल्यूशन जैसी चीज़ को टैकल करना. इट्स एन एनवायरमेंटल क्राइसिस. आप डेफिनेटली ये कर सकते हैं कि यू कैन engage in behavior change on your own, कि आप कोशिश करें कि आप इस तरह की जो dangerous चीज़ें हैं, like you know, go for public transport rather than using a personal vehicle. But ये हर किसी के लिए एक तो possible भी नहीं होता, especially females के लिए थोड़ा सा मसला होता है in accessing public transport, safety के concerns होते हैं. You can't really change it. आपकी वो अपनी गाड़ी लेके जाने से air pollution ड्रास्टिकली कम नहीं हो जाएगी, या आपको फिर भी मास्क पहनना होगा जब अनहेल्दी लेवल्स होंगी, आपको स्टिल प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी पड़ती है अपने आप को बचाने के लिए फ्रॉम द एयर ट्रांसपोर्ट. बट दैट बीइंग सेड, आई थिंक कि एवरी इंडिविजुअल एक्शन काउंट्स. आप लोगों का जिस तरह टीवी का प्रोग्राम है, यू आर टॉकिंग अबाउट इट, इसकी अवेयरनेस आप बिल्ड करें. इस तरह जो कॉलेज के स्टूडेंट्स वगैरह हैं, अगर वो इस चीज़ की अवेयरनेस एडवोकेसी करते हैं, एंड मे बी जो फार्मर्स हैं उन तक अगर ये मैसेज पहुँच जाए, और स्पेशली अगर उनको अल्टरनेटिव्स पहुंचाए, दे विल बी मोर विलिंग टू यूज़ इट. स्मॉग इज़ नॉट समथिंग कि जो हमारी रीजन को एक्सक्लूसिव है. बीजिंग स्मॉग वाज वेरी वेरी फेमस. उसके साथ लंदन का जो स्मॉग था वो तो 1950s तक रहा था, और उससे हफ्ते में 3-4 लोग मर जाते थे. एंड इट वाज, हाँ, वो स्मॉग के ऊपर तो कहानियाँ लिखी जाती थी. चार्ल्स डिकेंस और ये सब लोगों ने लाइक अपनी किताबों में जिक्र किया होता है. इट वाज अ प्रॉपर फिनोमेनन ओवर देयर. लॉस एंजलिस में, सैन फ्रांसिस्को, इन सारे मुल्कों में दिस हैज़ हैपेंड. दे टुक द रिजॉल्व कि हम इसके बारे में कुछ करेंगे, एंड दे डिड. द थिंग इज़ कि एक स्टेप इन आइसोलेशन इज़ नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. कि अगर आज हम क्रॉप बर्निंग पे बैन लगा दें और बाकी चीज़ें उसी तरह रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. खास नहीं आएगा. अगर आपकी जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं वो आप अभी तक कोल फायर्ड पे काम करें. अगर आप लाहौर का मैप देखें, जो एक सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी है कि वेयर इज़ द स्मॉग कमिंग फ्राम, तो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में कॉन्सेंट्रेटेड है, ट्रांसपोर्ट वाले मेन जो रोड्स हैं वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है. सो
we all have to take our own steps, लेकिन this is a policy issue. So जब तक ये सारी चीज़ें in tandem नहीं होंगी तो it's difficult बहुत कि कोई इम्पोर्टेंट है, change आए. अवेयरनेस वाली बात बहुत इम्पोर्टेंट है. अपने Yeah. बच्चों को बताएं, हम अपने ये कहते हैं ना बच्चों के करिकुलम में ये होना चाहिए वो होना चाहिए, वहीं पर आप छोटे बच्चों को एजुकेट करना शुरू कर दें. अब कुछ सेमिनार्स होते हैं, सेशंस होते हैं, करिकुलम में कोई चीज़ ऐड कर दें, सो दैट बच्चों की, इसको हम कहते हैं तरबियत, कि तालीम के साथ तरबियत बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तरबियत है कि आप अपने बच्चे को बता रहे हैं कि आपने अपने माहौल की हिफाजत इस तरीके से करनी है. और मैं अनम ये भी कहती हूँ कि चले हमारी तो गुजर रही है, हम आने वाली जनरेशन को क्या दे रहे हैं. गुजर रही है, गई नहीं obviously, लेकिन बात है ना कि चले ठीक है कि अलार्मिंग अभी भी है, बट चले हम सांस ले पा रहे हैं, बट हम आने वाली जनरेशन को क्या हम दे रहे हैं, क्या उनको छोड़ हम के क्या जा रहे हैं, छोड़ के क्या जा छोड़ रहे के हैं जा यहाँ रहे हैं. पे. So ये Definitely. वाली चीज़ है जिसके ऊपर Yeah, बात करना आई it's थिंक very बहुत important. इम्पोर्टेंट है. And I would just say कि like कुछ measures जो हैं आपको, हम समझते हैं कि बाहर एक्सरसाइज करना is very healthy, बच्चों को बाहर खेलना चाहिए, and it's so unfortunate कि because भी of the unhealthy smog ये हमारी health advisories में आ रही हैं कि हाँ. elderly लोगों को, बच्चों को बाहर नहीं जाना चाहिए जब air quality high हो, मतलब AQI जब आपके हाई हो या PM 2.5 आपके हाई हो. So like the way जिस तरह हम सोच रहे हैं वो बदल रहा है. We always thought कि बाहर रहना is good, लेकिन अब पता चल रहा है कि maybe it's not अगर आपकी air quality अच्छी नहीं है. चलिए ये एक चीज़ बहुत अच्छी है कि हम इस बारे में अब बात कर रहे हैं. Yes, कुछ साल for पहले sure. की अगर बात की Yeah. जाए, हम इसको इशू ही नहीं समझते थे. Definitely. हो गया, बीमार हो गए, अच्छा स्मॉग है, कोई मसला नहीं है, Yeah. बट एटलीस्ट हम इस चीज़ को हम एक इशू समझ रहे हैं और हम Definitely. सोल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं. हम गवर्नमेंट लेवल पे भी देखें, बहुत बिल्कुल. सारे स्टेप्स कई सालों से लिए जा रहे हैं, और अभी भी हम जिस तरह से लाहौर के पर्सपेक्टिव से भी हम देखें तो बहुत सारे स्टेप्स हमें नज़र आ रहे हैं Definitely. कि किस तरह से किन चीज़ों को कट डाउन करना है, पॉलिसीज़ बनाई गई हैं और किस तरह से हम उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अपनी जिम्मेदारी वो समझना भी बहुत ज़्यादा साथ साथ इम्पॉर्टेंट है. अनम बहुत शुक्रिया Thank you प्रोग्राम so में much. ज्वाइन करने के लिए. सोच की जो अनम ने बात की है, इस सोच को बदलना हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही. हमारे साथ ये है राइजिंग पाकिस्तान. वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक. राइजिंग पाकिस्तान पीटीवी होम पर भी आप देख रहे हैं और पीटीवी न्यूज़ पर भी आप इस वक्त इस शो को एंजॉय कर रहे हैं. अभी जो मौजू है वो हर घर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. अच्छा, मैं अगर अपनी ज़ात के हद तक आपको बताऊँ, शेयर करूँ तो घर पे ना जब बच्चे स्कूल से वापस आते हैं और उनका बैग खोलते हैं, लंच बॉक्स निकालते हैं, और अगर मेरे बेटे ने लंच फिनिश ना किया हो तो फिर मेरे और मेरी वाइफ से उसको पड़ती है डांट. अच्छा, बेटी के साथ भी यही मामला था, लेकिन बेटी मुझे बताती है, अच्छा बाबा मैंने तो आज ये किया कि मैं कैंटीन चली गई थी, मैंने वहाँ से पिज़्ज़ा स्लाइस ले लिया है, मैंने वहाँ से जूस पी लिया. मैं कहता हूँ बेटे जो घर से इतनी हेल्दी चीज़ गई थी वो क्यों नहीं तुमने खाई? अच्छा, अब ऐसे में गलती से बच्चों की तो नहीं है. हाँ. कि बच्चों को हम आदत डाल देते हैं इन चीज़ों की कि आपको पैसे देके भेज दिए स्कूल से, Yes. पिज़्ज़ा स्लाइस अगर उसने लिया तो उसने कैसे लिया? आप तो पैसे देके भेजा, ऐसे ही है ना. जाहिर है. और अगर नहीं, इन चीज़ों को फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी है. देखिए श्रेब, कहीं ना कहीं हम सब अपनी अपनी डोमेन में इस तरह की छोटी छोटी गलतियां कर रहे होते हैं जो हमें गलतियां नहीं लगती. नहीं, वो कहती है उसकी लॉजिक सुने ना. हाँ. क्योंकि बाबा अब मैं इस ग्रेड में आ चुकी हूँ, ग्रेड 3 में, तो अब बड़ी मुझे हो गई? अलाउ है. नहीं, मुझे क्योंकि अलाउ है, मेरे स्कूल ने मुझे अलाउ किया. पहले मुझे अलाउ नहीं था, अब मुझे चूंकि अलाउ है, आई कैन गो टू कैंटीन, मैं खुद से कुछ चीज़ जाके ले सकती हूँ. तो फिर मेरा मासूम सा बेटा कहता है बाबा मुझे तो अलाउ भी नहीं है. मैं कहता तुमने खाया भी नहीं है. उस वजह से कि काफ़ी सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर एक उन्होंने रख दी है लिमिट कि अच्छा जी 4 या 5 क्लास तक के बच्चे पैसे नहीं ला सकते, 5वीं से ऊपर जितने बच्चे हैं वो पैसे लेकर आ सकते हैं. इसलिए कुछ स्कूल्स की मैं बात करूँ, प्राइवेट स्कूल्स की अगर मैं बात करूँ, वरना अदरवाइज हम स्कूल्स में यही देख रहे होते हैं कि पैसे देना अलाउड होता है. अच्छा, वो जो आपकी बच्ची नहीं लंच बॉक्स फिनिश करके आती, मे बी हम किस तरह से उसके लंच बॉक्स को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना. कि आप इस बात से परेशान होंगे कि हमारे बच्चे लंच नहीं फिनिश करके आते, और सुबह बच्चों का ये मसला बहुत होता है कि वो नाश्ता करके नहीं जा रहे होते. जी हमारा दिल नहीं कर रहा, हमारा दिल खराब हो रहा है, या ऐसे मसाइल मेरे साथ भी थे. मेरे साथ तो खैर अभी तक बड़े मसाइल है सलीना, आपके बड़े मसाइल. नहीं, ये वाले मसले मेरे खैर बहुत ज्यादा है कि सुबह सुबह कुछ नहीं खाया जा रहा होता है. सो इस तरह से आपके बच्चे आपको परेशान कर रहे होंगे. अच्छा, अब बच्चों के लंच बॉक्स में अगर वो नाश्ता नहीं करके जा रहे या वो नाश्ता करके जा रहे हैं तो क्या होना चाहिए? आप टीचर से जब हम बात करते हैं, स्कूल वाले अक्सर पेरेंट्स को बुलाते हैं और वो बता रहे हो तो आपका बच्चा क्लास में बहुत सुस्त है, बहुत डल है, एक्टिव नहीं है, लेथार्जिक है, हाँ. फोकस नहीं कर रहा. और जब फिगर आउट करें तो मालूम होता है चूंकि सुबह नाश्ता नहीं कर रहा, आंखें मलता मलता उठता है और पहुंच जाता है असेंबली में बच्चे गिर रहे होते हैं.
अपनी बात याद आई है सबीन को? तो मुझे बहुत याद है, मैं नाश्ता नहीं करके जाती थी, असेंबली का टाइम होता था, जैसे असेंबली टाइम होता था तो सबसे बुरा लग रहा होता था, क्योंकि मुझे पता था कि अब इतनी देर में कैसे खड़ी होंगी, तो वो खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। अभी भी बच्चे बहुत सारे से रिलेट कर सकते हैं। तो आज जरा शो में हम इस बारे में बात करेंगे कि किस तरह से आपके बच्चे का लंच बॉक्स आप एक अच्छा लंच बॉक्स बना सकते हैं सेहत के पर्सपेक्टिव से भी, और उसको अट्रैक्टिव कि आपके बच्चे उस लंच को खाएं। एट द सेम टाइम जो बच्चे लंच नहीं करते या जिनका लंच बॉक्स उनकी ग़िज़ाइयत, क्या बोलते हैं उसको, ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रहा। हाँ, वही तो उसका उनकी परफॉर्मेंस पे स्कूल में क्या इम्पैक्ट होता है? टीचर्स क्या फील करते हैं बच्चों को देखते हुए जो लंच नहीं करके बैठा या जो नाश्ता नहीं करके आया? तो आज दो ज़बरदस्त गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका बड़ा एक्सपीरियंस है। अगर मैं एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से देखूं तो एजुकेशनिस्ट हैं शगुन इरफान, हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। वास्ट एक्सपीरियंस माशाल्लाह, तो आपसे हम भी सीखेंगे कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। और माहिर ग़िज़ाइयत है अनीसा सुहेल, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले मैं अनीसा आपसे क्वेश्चन करूंगा कि आपने भी देखा आसपास बच्चों के लंच बॉक्स में वो नहीं है जो होना चाहिए। देखें, बेसिकली मैं हदीस से एक स्टार्ट करूंगी। एक औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थी और उसने कहा कि मैं बच्चे की तरबियत का सबसे बेहतरीन वक्त क्या है मेरे लिए, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि उसकी क्या उम्र है, उसने बोला 7 साल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी परवरिश की उम्र तो गुजर चुकी है। तो ये सिर्फ उसकी जो तरबियत होती है उसके लिए ज़रूरी नहीं है। जो फर्स्ट 7 ईयर्स हैं वो बच्चे की न्यूरो डेवलपमेंट के लिए बहुत मॉन्यूमेंटल हैं, और उस टाइम पे बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है। तो जब हम बच्चों के लंच बॉक्स के बारे में बात करते हैं तो हम एक ऐसी ज़ात के बारे में बात कर रहे हैं जिसने बड़ा होना है, जिसने अपने सारे फ्यूचर प्लान्स अभी प्लान करने हैं, और एस्पिरेशंस हैं, उसकी एम्स हैं, फिज़िकल एक्टिविटी है, मेटाबॉलिज्म उसका उस टाइम पे हाईएस्ट है, सारे उसके जो हेयर, नेल और बाकी जो मसल है उसका, उसने सब कुछ ग्रो करना है। तो वो जो आपका न्यूट्रिएंट लंच बॉक्स है ना, उसको माओ को न्यूट्रिएंट बॉक्स समझना चाहिए फॉर द फ्यूचर ऑफ द किड्स। तो जो न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट हैं इस एज में, 2000 फोलेट, प्रोटीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कोलिन, जिंक, कॉपर, बेतहाशा, और ये सारी चीज़ें मेजरली पाई जाती हैं गोश्त वाली चीज़ों में। बड़े गोश्त में, स्पेशली लिवर में जो कलेजी होती है। अब हमारे बच्चों को तो आदत ही नहीं है कलेजी खाने की, वो उसको देखते भी हैं तो उनको उबकाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं कि दिल नहीं कर रहा, स्मेल आ रही है। आप उसको एक अच्छे तरीके से बना के अब बचपन से आदतें डेवलप भी कर रहे होते हैं ना, कि बच्चे को आप खिलाएंगे तो फिर ना। अच्छा, हम मकसद देख रहे होते हैं कि बच्चा शुरू से जब हम बच्चे को खाने की जब आदत डाल रहे होते तो हम खुद बच्चे को दूसरी चीज़ें खिला रहे होते जी। अच्छा जी, फ्राइज़ बना के खिला दो, अच्छा जी पैकेट वाला खाना खिला दो, या इस तरह से हम उसका टेस्ट नहीं डेवलप करें, इसलिए बच्चे सब्जियां भी नहीं खा रहे होते और फिर कलेजी भी। बिल्कुल, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स इसके लिए बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप बात कर रहे थे फ्राइज़ की और इन चीज़ों की, तो नूडल्स, नगेट्स और फ्राइज़ एक बहुत कॉमन चीज़ है जो हमें अक्सर लंच बॉक्सेस में देखने को मिलती है, पर इसमें होते हैं प्रिजर्वेटिव्स, MSG। आपको पता है नूडल्स में जो उसका एक फ्लेवरिंग के लिए पैकेट आता है, वो WHO की जो सॉल्ट की एक दिन की नॉर्मल रिक्वायरमेंट है उसको डबल से भी ज़्यादा कर देता है, सिर्फ वो एक पैकेट। तो एक बच्चे को आप जब इतने बचपन से ही इस तरह की चीज़ दे रहे हैं तो 30-35 साल की उम्र में जाके उसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, वही चीज़ें होनी है उसको। तो ये ख्याल रखने वाली बात है। फिर फाइबर इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों की गट हेल्थ के लिए, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आगे चल के आपको कुछ रेसिपीज भी बताऊंगी, हम जरूर पूछेंगे आपसे से मिला के आप कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाएं, कैसा होना चाहिए लंच बॉक्स, ये आपसे पूछेंगे। शगुन साहिबा, आपने क्या ऑब्जर्व किया इतने सालों में कि आज से अगर 10 साल पहले के बच्चों की मैं बात करूं, आपके बच्चों की बात करूं, फोकस आउट हुआ, उनका लेथार्जिक हुए हैं, लेजी हुए हैं? बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट अयूब मेडिकल कॉलेज की एक रिपोर्ट थी 2020 की, जिसमें लिखा था उन्होंने कि 71.4% ऑफ द चिल्ड्रन ईट जंक फूड। 71%? ये जी, ह्यूज नंबर। सो इवन दो schools run a lot of awareness programs, हम पेरेंट्स को भी कहते हैं कि जी एक हेल्दी एंड बैलेंस डाइट दिया करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसे लगता है कि या तो एक availability and accessibility of these products is so much there. Secondly, they are marketed so well. Thirdly, peer pressure, जैसे आपके बेटे ने कहा कि फलाना भी लेकर आ रहा है पैसे तो मुझे भी दे। तो इन बहुत सारी वजूहात से आसानी, कन्वीनियंस, रेसिपी नहीं उसकी कुछ नहीं बनी, और पैकेट्स है ना
टिफिन में एक Fry किया, चिप्स दे डाला, दिया। हाँ। और मैं अक्सर जब मैं मदर से कन्वर्स करती हूँ कि थोड़ा सा हेल्दी फूड दिया करें, बनाना नहीं नगेट्स दे रहे हैं, फ्राइज हमने घर में बना के दिए हैं लेकिन fry अब मेरा items। ख्याल Frozen fries कि होता है। जंक फूड का मयार ही शायद बदल गया है, और पेरेंट्स, क्योंकि एट टाइम्स बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, इतना वक्त नहीं उनको मिलता, सो ये कन्वीनियंस की वजह से ये हम बहुत ज़्यादा इसका यूज़ देख रहे हैं लेकिन schools आपने में। वैसे ये भी देखा क्लास में ही किसी कि अच्छा एक बच्चा जो आपको नजर आता हो कि चूंकि ये अच्छा खाना खा रहा है, इसका लंच बॉक्स अच्छा है, बिल्कुल। तो उसका बड़ा अच्छा तालीम में भी ये एक रिस्पॉन्स है। 200%, like a healthy body feeds, houses a healthy mind. जिस तरह से हम ये आज देखते हैं कि सोशल मीडिया, लॉट ऑफ वाचिंग टेलीविजन, स्क्रीन टाइम जो बढ़ गया है, उससे दिमाग पे असर जाता है। जो बच्चा खा रहा है उसकी पूरी डेवलपमेंट, उसके फोकस, उसके कंसंट्रेशन पे असर जा रहा है उसका। और लैक ऑफ गुड फूड, लैक ऑफ गुड न्यूट्रिशन इज कॉजिंग लेजीनेस, लथार्जी, बच्चे सो रहे होते हैं, सो रहे होते हैं और स्कूल में नाश्ता नहीं करके आए, जैसे आपने कहा, फेंट हो रहे हैं। और सबसे जो इस वक्त परेशानी की बात है फॉर आस एजुकेशनिस्ट इज दैट चिल्ड्रन आर नाउ सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, डिप्रेशन, छोटे छोटे बच्चे। हाँ। और इसमें डाइट का कितना बड़ा किरदार है। और मुझे घबराहट हो रही है, बेटी हाँ। फेंट हो रहे हैं, क्या खाया था सुबह नाश्ते में? कुछ नहीं मैम। आए। सो और अक्सर जो सबसे हैरानी की बात है कि अक्सर माएँ भी हमें कॉल करके कह रही होती हैं कि मेरा बच्चा जो है मैं टिफिन देना भूल गई, कुछ उसको कैंटीन से खिला दीजिएगा। चलिए कभी कभी तो इट्स फाइन कि कभी कभी भूल भी जाते हो। और मैं ये भी हमेशा कहती हूँ कि जो पैकेट वाला फूड है वो हमेशा ख़राब नहीं होता कि भाई आप कभी भी नहीं खा, कभी कभी तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट ज़्यादातर ये कोशिश होनी चाहिए कि अच्छे से अच्छा खाना दें। अच्छा, ये जिस तरह से अनीसा अभी बताया शगुन साहिबा ने भी कि बच्चे जो हैं एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, क्या इसकी मेन वजह खाना भी है? बिल्कुल, डाइट से और रूटीन से, क्योंकि बच्चे अब लेट नाइट स्लीपर्स बन गए हैं। उठना तो उन्होंने सुबह 5-6 बजे होता है, लेकिन सोना उन्होंने 12-1 बजे होता है। तो वो जो रूटीन है, स्लीप वेक साइकिल जो है बच्चों का बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग, वो डिस्टर्ब हुआ हुआ है। तो वो बच्चों की तो मतलब हार्मोन्स, उनकी एंजाइमेटिक रिएक्शंस इतने इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, उनको रेस्ट की ज़रूरत होती है। रेस्ट अल्लाह ताला ने एक कुदरती टाइम बनाया होता है जब आपकी बॉडी में ऑटोफेजी तोड़ फोड़ हो रही होती है और नई चीज़ें बन रही होती हैं। तो वो रेस्ट पीरियड बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इन्होंने एक कन्वीनियंस की बात की कि कन्वीनियंट है, एक्सेसिबिलिटी है और वो सारी चीज़। तो पेरेंट्स को चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, दोनों वर्किंग पेरेंट्स हैं, सोशल कॉन्स्ट्रक्ट भी बदल रहा है, तो उनको चाहिए कि मिल के वीकेंड पे मील प्रेप्स कर लिया करें। आई एम लाइक प्रोफेशनल वर्किंग वुमन, आई स्टिल टेक लंच फ्रॉम होम एंड आई मील प्रेप ऑन द वीकेंड। आपके आज लंच में क्या है? मेरे लंच में आज बहुत मज़े की डिश क्या है। है? बताएंगे, आपको लंच नहीं कराची की मिलेगा। एक बहरी डिश है चावलों के साथ, और सैलेड है और ब्रोकली है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, देख लें जो चीज़ न्यूट्रिशनिस्ट, तो उनके लंच बॉक्स में क्या है आपको पता इन्होंने होना गलत चाहिए। कर दिया, आपने गलत कर दिया। अब वो लंच बॉक्स आपको नहीं मिलेगा फिर बिकॉज़ एक ही इज अ मिनट, फूडी एक एंड मिनट। आप आज क्या खाएंगी फिर? इनसे पूछो आप आज क्या खाएंगे फिर? हाँ, देखिए अगला सवाल। लंच बॉक्स तो आपने रिवील कर दिया, तो इसका मतलब आपने हवाले कर दिया। तो जब हम यही इग्नोर कर दी बात। उन्होंने कहा मैं ऐसे ही हूँ। उन्होंने कहा नहीं देने वाली मैं। अच्छा, जब हम बच्चों की यही चीज़ को अगर हम हाईलाइट करें तो उनके लंच बॉक्स में वेजिटेबल्स होनी चाहिए। अब बच्चे नहीं खा रहे, माँ को प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा तो हमारा ये नहीं खाता, तो आपने उनको सिखाया नहीं ना। बच्चे सबसे पहले बिहेवियरल लर्निंग करते हैं, जो वो देख रहे होते हैं वो सीखते हैं। बोलना और सुनना और जो कहा जा रहा है उस पर अमल करना, वो स्टेप बाद में आता है। पहले माँ बाप जो कर रहे होते हैं वो सीखते हैं, और माँ तो उसके पास तो बहुत ये मेजर पावर है, वो शेप कर सकती है बच्चे का माइंड। उसके पास ये पावर है, तो उसको ये पावर को यूज करना चाहिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। क्या तो सुबह दूध और अंडा अगर ये बच्चों को हम दे रहे हैं तो ये इनफ है? नहीं, सिर्फ ये इनफ नहीं है। ऑल्दो मिल्क इज़ कंसिडर्ड अ बैलेंस्ड, मतलब उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयरन के अलावा आयरन उसमें कम होता है, लेकिन ये इनफ नहीं है अगरचे उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। बच्चे को अंडा खाना चाहिए, दूध लेना चाहिए, मक्खन खाना चाहिए। बच्चे को आप मक्खन के पराठे बना के दें। मक्खन इज़, उसमें सारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, तो वो आपको सिर्फ मक्खन के थोड़े से अमाउंट में आपको सारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स मिल रहे हैं। फिर सॉरी, कैलोरीज का क्या करें?
बच्चा burn कर लेगा बच्चों के लिए ये अच्छा, चीज बच्चों के नहीं लिए है। मसला नहीं। हाँ, बच्चे ने वेट लॉस नहीं बड़े नहीं करना, खा सकते। बच्चे ने वो बड़े चीज़ नहीं बच्चे ना खाएं, बड़े बच्चे नहीं खा थोड़े से सकते। बड़े बच्चे बिल्कुल ना खाएं, लेकिन बच्चे खा सकते हैं। हाँ, फिर जब हम ओमेगा 3 एसिड्स की बात करते हैं जो कि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए Yes. बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन चीज़ों में फिर नट्स और सीड्स आते हैं। तो आप Okay. बच्चे की आदत बनाएं कि जब उसको भूख लगे उसके पॉकेट में कुछ 3-4 बादाम इस तरह की चीज़ डाल दिया करें, खेलते खेलते इस तरह से वो थोड़ा थोड़ा लेता रहे, तो ये उसके लिए एक बड़ी अच्छी हैबिट हो जाएगी जो उसकी काश ये डेवलप हो हो जाए जाएगी। तो कितना ही अच्छा हो जाए, वरना वो बादाम तो नहीं निकलते, वो एक चिज्जी कहते हैं भाई, चिज्जी निकलती है जेब से, चिज्जी का नाम पता नहीं क्या निकलता है जेब से, Toffees और गंद bubbles। निकलता है। अच्छा, वैसे और ये सब। वाली बात भी है, आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैं कंप्लीटली पेरेंट्स को भी नहीं इसमें ब्लेम करूँ कि पेरेंट्स बातों का मैं देख रही हूँ बहुत कोशिश कर रहे होते हैं बिल्कुल श्वेत बच्चे नहीं के बच्चों पे इन्वेस्ट भी कर रहे होते हैं, कोई महंगी से महंगी चीज़ है वो बच्चों को ला कर दे रहे होते हैं, बट एट द सेम टाइम बच्चों का बिहेवियर ऐसा होता है कि नहीं, जो हमें चाहिए हमें वही चाहिए। बिल्कुल 200%। हमने ऐसा देखा है, ऐसे बच्चे, उनसे कैसे डील किया जाए, टीचर्स कैसे डील कर सकते हैं, पेरेंट्स कैसे डील क्योंकि बच्चे पेरेंट्स की भी नहीं सुन रहे, बच्चे सिर्फ टीचर्स की सुन रहे हैं। टीचर्स का थोड़ा सा टीचर्स का ही थोड़ा वो रहता है, तो हम मेरा ख्याल जिस तरह माएँ इमोशनल ब्लैकमेल करती है ना, तो साथ भी एट टाइम्स वी टेल अ लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट हेल्दी ईटिंग एंड हाउ बेनिफिशियल इट इज़, और उसको क्यों एक रूटीन में लाना है, और हम कोशिश करते हैं कि बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ करें, एंड आई थिंक दैट हैज़ हेल्प, लाइक making healthy sandwiches in school, Yes. milkshakes in school, Yes. making it yourself, या कोई jelly, fruit and jelly के साथ कोई combination किया, तो इस तरह से बहुत सारी हमने अवेयरनेस करी। हम बहुत इंटरेस्टिंग अभी रिसेंटली भी हमने किया एक बेक सेल, Okay. जिसमें हमने बच्चों को कहा कि घर से आप बना के लाएं, ठीक और है। इट हैज़ टू बी हेल्दी डाइट, and that is what we are going to sell to other children. Wow. So when the children have to do research on their own, I feel then they take ownership, और फिर वो बिल्कुल। थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके ये करते हैं, और बच्चे घर से बना के लाए, और बच्चों ने ही बेचा, एंड दे गिव द मनी अप फॉर चैरिटी। और सेंस ऑफ ओनरशिप भी होती है, तो वो जी। फिर, और देन एट द हाँ, एंड तो पार्ट आप पैराडाइम्स अगर सेट करें कि इस चीज़ों को लेकर आप कुछ मज़ेदार सा क्रिएट करें, तो द चिल्ड्रन विल सरप्राइज और यू। इसमें आपको लगता है कि स्कूल्स को भी ये चाहिए, स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स की मैं बात करूं, कि वो मैंडेटरी करें इस चीज़ को, या मेक श्योर करें कि जो कैंटीन्स अगर हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो हेल्दी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये schools को करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और स्कूल्स कर रहे हैं जी, दे वी मॉनिटर, जो कैंटीन है उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि हम मॉनिटर करें, और कई बार मैंने फ्रूट सैलेड या इस तरह की ऑप्शन करी जो कि बच्चे नहीं लेते। अच्छा, इसमें ये बड़ा अच्छा है कि स्कूल मील प्रोग्राम जो गवर्नमेंट लेवल पे हमने गिलगित में भी देखा, हमने इस्लामाबाद में देखा, हमने पंजाब में देखा, तो ये बड़ा अच्छा है स्कूल मील प्रोग्राम। इसमें स्पेशल दूध को ऐड किया गया कि अगर बच्चा दूध पी रहा है तो उसका फिर जो इम्पैक्ट आ रहा है काफी हद तक गिजाइयत जो है वो बेहतर हो रही है। बेहतर हो सकती है उससे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रेट। जी जी, आपको बात ऐड करना चाहिए निशा? बिल्कुल, मैं 2-3 चीज़ें ऐड करूंगी। मैं एक छोटी सी रेसिपी बताना चाहूँगी जो बच्चों को उनके लंच बॉक्स में होनी चाहिए। आप उसमें खजूर ग्राइंड करें, कुछ ठीक है। सीड्स जैसे पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और सनफ्लावर सीड्स हैं। ये सीड्स ओमेगा 3 एसिड्स में बहुत हाई होते हैं, जिंक में बहुत हाई होते हैं, मैग्नीशियम में बहुत हाई होते हैं, पोटेशियम में बहुत हाई होते हैं। ये वो चीज़ें होती हैं जो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में चाहिए होती है। फिर बच्चे वो पैदा होते हैं जो हमने अभी आपके फर्स्ट सेगमेंट में देखा, बिल्कुल। वो उस तरह का IQ लेवल तब अचीव होता है। इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करें, कुछ और नट्स डालें और उसका इंटरेस्टिंग सी शेप बनाएं, क्योंकि वो एक स्टिकी सी चीज़ बन जाएगी। Yes. लड्डू बनाएं या कोई इंटरेस्टिंग स्टार बनाए, मून बनाए, बिल्कुल। कोई कैरेक्टर बना दे कार्टून का। कितने मुश्किल है वैसे आजकल और के बच्चे। उसको अब- हमें तो याद है अंडा पराठा लंच बॉक्स में आके खा क्या, अक्सर ये तो खाना तो खाओ, नहीं खाना तो ना खाओ। एनी हाउ, ये जो अब जाहिर है जनरेशन जब हमारी चेंज हो रही है, तो आज की जनरेशन को नए तरीके से डील करना, उनके लेवल पे आके डील करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जितनी चीज़ें आज हमने आपको बताई हैं, ट्राई करके बताएं, ज़रूर हमें फीडबैक दें कि आपने चीज़ें ट्राई की तो आपका बच्चा उसके अंदर कितना चेंज आया है। बहुत शुक्रिया शगुन साहब, बहुत शुक्रिया अनीसा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के लिए, आप स्टे विद अस। वेलकम
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब ज़रा बात करते हैं अदाकारी की। अदाकारी करना कितना मुश्किल काम है, बस वाकई बात मुझे लगता है हम सबके अंदर कोई अदाकार होता है किसी न किसी लेवल के, कैमरे के आगे अदाकारी करना। अदाकारी ना कर, अदाकारी ना कर, अभी एक्टिंग ना करो। लेकिन जो एक्चुअली कैमरे के आगे जो प्रोफेशनल एक्टर्स होते हैं उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, तो आज एक अदाकार से आपकी मुलाकात हम करवाएंगे। अच्छा, सिर्फ एक्टिंग नहीं करते, उसके अलावा भी हम देख रहे होते हैं कि सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव होते हैं, काफ़ी सोशल इश्यूज़ पे एक अपने अंदाज में बात कर रहे होते हैं, डायरेक्शन की तरफ भी उनका रुझान है। एट द सेम टाइम एग्जैक्टली राइटर भी है। इतनी शायरी तो वैसे मैंने उनकी देखी है। अच्छा, जब शायरी उनका सोशल मीडिया देखो ना, तो एक एक्टर कम एक शायर ज़्यादा नज़र आ रहा होता है। ये क्या चक्कर है, क्या माजरा है, वो हम देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अदील अफजल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। ग्रेट ग्रेट, माशाल्लाह। अदील, अर्ली राइजर हैं आप? मैं अर्ली राइजर हूँ। सो आपका ताल्लुक कोयटा से है, लेकिन काम ज़्यादा आपने लाहौर में किया है। मैं बेसिकली कोयटा से हूँ, लेकिन 2010 में मैं फिल्म की डिग्री करने के लिए लाहौर आया था, NCA। तो यहीं क्यों के रह गए? फिर लाहौर में ऑफ कोर्स इंडस्ट्री जो है वो मेनली लाहौर, इस्लामाबाद, कराची इन 3 शहरों में है, तो कामकाज के लिए फिर यहीं पे रुके। मैं बाकी आना जाना लगा रहता है। तो क्या आप उनमें शामिल हैं जिनको बचपन में जब सवाल होता था क्या बड़े होके बनोगे, तो मैं एक्टर बनूंगा, आप उनमें शामिल हैं? मैं बचपन में भी कंफ्यूज ही था। मैं सीजन के हिसाब से चेंज होता रहता था। क्रिकेट का सीजन आता था तो मैं कहता था कि अच्छा मैंने क्रिकेटर बनना है। जब अल्फा ब्रावो चार्ली चल रहा था तो मुझे लग रहा था कि यार मुझे तो फौज में जाना चाहिए। सो वो इस तरह ऑन एंड ऑफ चेंज होती रहती थी चीज़ें। बट आई थिंक इंसान वही पहुंचता है जहाँ उसका मिजाज होता है और जहाँ किस्मत में लिखा होता है। स्टेप इन होना इस इंडस्ट्री में आपके लिए आसान रहा, मुश्किल रहा, या स्टिल आपको लगता है कि चैलेंजेस हैं? आई थिंक स्टेप इन तो बंदा हो ही जाता है। अब आके तो खैर सोशल मीडिया है, तो जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं अगर कोई नहीं भी काम दे रहा तो आपके पास अपना एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपना जो भी टैलेंट है वो दिखा सकते हैं। बट आई थिंक इस फील्ड में सबसे मुश्किल काम जो है वो सस्टेन करना है। बाकी फील्ड्स के में भी ऑफ कोर्स उतनी स्ट्रगल होती है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन बहुत और लेवल का है। एज गुजर रही होती है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लोगों का मिजाज बदल रहा है। मतलब आपने 10 चीज़ें हिट दी हैं, एक चीज़ फ्लॉप हुई तो नेक्स्ट डे आपको कुछ पूछ नहीं रहा होता। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, सोशल मीडिया की वजह से भी प्रेशर बहुत ज़्यादा है क्या? अक्सर रोल उनको काम उन लोगों को मिल रहा होता है जिनकी फॉलोइंग सोशल मीडिया पे ज़्यादा है। एक्टिंग तो जाहिर है अब 2 डिफरेंट चीज़ें। मैं हमेशा की बात करती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा एक्टर वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हो। वो टीवी के लिए एक्टिंग कर रहा है तो वो ठीक है, टीवी पे काम कर रहा है। आई थिंक पहले भी टीवी पे या फिल्म में उन लोगों को ही काम दिया जाता था जिनको देखने के लिए लोग आते थे, जिनकी ऑडियंस पुल होती थी। मतलब हीरो तो वही बनते थे, उनसे बहुत अच्छे एक्टर्स होते थे जो मोस्टली हमें सपोर्टिंग में साइड पे नजर आ रहे होते थे, लेकिन हीरो या हीरोइन का तो हमेशा से क्राइटेरिया ही पहले सोशल मीडिया नहीं होता था। सोशल मीडिया नहीं होता था, बट स्टिल सिनेमा पे वही आदमी सक्सेसफुल है जिसको देखने के लिए लोग आएंगे। ठीक है, एक्टिंग अच्छी है या नहीं है, लेकिन अगर लोग उसको फॉलो करते हैं, उसको देखना चाहते हैं, तो प्रोड्यूसर उसको कास्ट करता रहेगा। वो चीज़ अब इस तरीके से रिप्लेस हो गई है कि ऑब्वियसली टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे अगर किसी की अच्छी खासी फॉलोइंग है तो प्रोड्यूसर के ज़हन में ये लालच होता है कि यार अगर मैं इसको एज एन एक्टर ले लूंगा तो ये यही कंटेंट अपने चैनल पे भी लगाएगा, मेरे मार्केटिंग के भी पैसे बचेंगे। इससे एक्टिंग के मेयार पे फर्क आया है? आपको नहीं लगता कि अब वो क्वालिटी नहीं रही? क्योंकि अक्सर वही लोग क्रिटिसाइज, अगर सोशल मीडिया पे लेट्स सपोज एक बंदे की फॉलोइंग बहुत अच्छी है, अगर उसको आप एक्टिंग में मौका देंगे, जब उसका वो सीरियल आता है तो लोग सोशल मीडिया पे उसी की प्रोफाइल के नीचे ये चीज़ लिख रहे होते हैं कि ही और शी इज़ नॉट एन एक्टर। आई थिंक एक्टिंग जो है ना उसका सिर्फ एक्टर पे ही इन्हिसार नहीं है, उसके लिए एक बहुत अच्छे डायरेक्टर का होना ज़रूरी है। हम जब पुराने PTV के ड्रामे याद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे एक्टर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन उस ज़माने में हमारे डायरेक्टर्स भी बहुत अच्छे थे, लिखारी भी बहुत अच्छे थे। लिखारी भी बहुत अच्छे थे। तो वो एक काम निकालना भी जानते थे और एक बंदे को किस कैरेक्टर में होना चाहिए वो भी जानते थे। सो हम सिर्फ सोशल मीडिया वालों को ये ब्लेम नहीं कर सकते कि वो जो है वो अब उनकी फॉलोइंग है, पूरा सिस्टम खराब हो गया है। पूरा सिस्टम ही खराब हो चुका है। आई थिंक खराब नहीं भी हुआ, पहले भी ऐसे ही था। इन दी एंड तो बिजनेस है ना, लोगों ने ये देखने के बदल चुका है, हम ये कहेंगे थोड़ा इवॉल्व हो चुका है। एग्जैक्टली। अदील, शायरी का शौक कैसे हुआ? आपको सोशल मीडिया अगर देखें तो हमें एक शायर नजर आता है आपके अंदर। वो अब मोस्टली लोगों को ये लगता है कि मैं शायर हूँ, मतलब बड़ा शायद रेगुलर किस्म का, लेकिन मैं वक्तन फ़वक्तन जब मेरा दिल करता है किसी मौजू के हवाले से नज़म वगैरह लिखने का, तो तब मैं कोई चीज़ लिख लेता हूँ। अदरवाइज इतनी उम्दा शायरी ऑलरेडी हुई हुई है, मैं वो पढ़ता हूँ, वो भी कभी कभार अपने मन से। तो लोगों को अब ये भी एक अजीब सा वो है कि
मैं मोहसिन नकवी के शेर सुना रहा होता हूँ और उसके अंदर मोहसिन तखल्लुस भी आ रहा होता है, लेकिन फिर भी लोग पूछ रहे होते हैं ये आपकी गजल है। तो मैं कहता ऐसे तो कभी नहीं हुआ। ऐसा अगर लोगों को अपनी गजल सुनाए आज कोई, अपनी गजल मुझे रिस्क लेंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं मतलब बहुत अच्छा कलाम मौजूद है। हाँ। और वैसे मुझे नज़म का ज़्यादा शौक़ है, तो कुछ आधी अधूरी आज़ाद सी नज़में हैं कि हम भी एक सौदागर हैं बाज़ारे इश्क में जो, हम भी एक सौदागर हैं बाज़ारे इश्क में जो, दिल की दुकान पे ख्वाबों का सौदा करते हैं। उम्र की मुशक्क़त से कोई ऐसा न मिल सका जो वफ़ा का गाहक हो, चाहे नक़द ना से ही उधार पे ही ले जाए, एक ख्वाब के एवज़ एक ख्वाब ही दे जाए। वाह वाह भाई वाह, जबरदस्त, खूबसूरत। वेरी डीप। तो इस तरह कभी कभार नज़म कहना मुझे ज़्यादा पसंद है। गज़ल तो आई थिंक बहुत सारे उस असातिज़ा इतनी अच्छी कह गए हैं, वही हमें जो है ना वही उसी को आप इस्तेमाल कर लेते हैं। उसी को वक्तन फ़वक्तन, वो होता है ना कि हस्बे हाल हस्बे मौका, हाँ, शेर जो याद आ जाए, हस्बे ज़रूरत। हाँ ये दुरुस्त बात हो गई। आपने माशाल्लाह बहुत प्रोजेक्ट्स किए, दिल के करीब कौन सा प्रोजेक्ट रहा? मुझे आई थिंक ये है कि जो मैंने अभी पिछले साल एक प्रोजेक्ट लिखा था और उसमें मैंने खुद एक्ट भी किया था, एक शायर का किरदार ही अदा किया था स्टैंड अप गर्ल के नाम से। ओके। तो उसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट इसलिए ज़्यादा थी कि मैं उसको लिख भी रहा था साथ साथ। मैं था और अवैस अहमद, हम दो राइटर्स हैं, हम दोनों ने मिलकर लिखा था। तो उसको लिखने में आई थिंक ज़्यादा मज़ा आया है। ओके। बाकी जितने भी ड्रामाज हैं जिसमें एज एन एक्टर जाने का मौका मिलता है वो अच्छे होते हैं। तो ज़्यादा एंजॉय लिखना, डायरेक्शन या एक्टिंग क्या है एट दिस मोमेंट? क्योंकि आपने कहा ना कि चेंज होता रहता है। अब लिखना जो है वो मुझे ऐसे लगता है कि वो शायद मेरा सबसे, मैं जो काम सबसे अच्छा कर सकता हूँ वो लिखना है। उसमें मैं एज अपना कैरियर देखना चाहता हूँ। और डायरेक्शन को आप कह सकते हैं कि वो तो एक ख्वाब है कि कोई एक अच्छी चीज़ मैं बना भी सकूं। मतलब शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं, कॉलेज के टाइम पे चीज़ें बनाई हैं, फिर बाद में एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था मैंगो बाज, वहाँ से मोर देन 100 वीडियोस डायरेक्ट किए। लेकिन स्टिल डायरेक्शन का जो है ना वो उसका, जब तक आप उसका स्केल बड़ा नहीं करते, आपकी अपनी तसल्ली नहीं होती। तो वो अच्छा, अब एक हंगर भी होती है इंसान के अंदर ना कि मुझे अब आगे चल के ये भी करना है। आपका माशाल्लाह देखें तो आपने बहुत सारी चीज़ों में थोड़ा काम, और माशाल्लाह कुछ में हमने देखा कि बड़ा नाम आपने बनाया। हंगर अब किस चीज़ की है कि मुझे ये भी करना है? मेनली तो आई थिंक मुझे अब जो रह गई है वो एक क्योंकि मुझे ट्रैवल बहुत पसंद है और कल्चर में मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं अब इस तरीके की जो बायोपिक्स टाइप बनाना चाहता हूँ जो जिनका स्केल भी बड़ा हो, जिसमें जो चैलेंजिंग हो, और उसको लिखूं भी और उसको डायरेक्ट भी करूं। वो चाहे कोई हमारे हिस्टोरिकल फिगर्स हो या हमारी लोक दास्तानें हो, मतलब जो बड़ी मज़ेदार हमारी एक तारीख रही है, बड़ी रिच तारीख रही है, हमारी सिविलाइजेशन बहुत रिच है इस रीजन में जिस पे हम इस वक्त बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद का। तो इस रीजन की अगर आप हिस्ट्री निकालने जाएंगे तो यहाँ पे आपको 3 से 4 मज़ाहिब मिल जाएंगे। हज़ारों साल पहले जो है यहाँ पे जंगें हुई हुई हैं, तब भी यहाँ पे तहजीबें थी। तो आई थिंक कि वो जो काम है ना जो छुपा हुआ है हमारी नज़रों से, हमारी ऑडियंस के नज़रों से, अब वो हंगर रहेगी कि उसको किसी तरीके से लेके आए। जैसे बाकी दुनिया अपने हीरोज़ को सेलिब्रेट कर रही है, अपनी हिस्ट्री को सेलिब्रेट कर रही है, अपने कल्चर को सेलिब्रेट कर रही है, अपनी स्किन में लोग खुश हो चुके हैं। अब लोगों को ये टेंशन नहीं है कि अच्छा जी हमने ये इंग्लिश बोलनी है या हमने उस कल्चर को अडॉप्ट करना है। बाकी तमाम रेसेस अपनी स्किन, अपने कलर, अपने कल्चर के अंदर खुश हैं। हम 20-30 साल 40 साल फंसे रहे हैं, लेकिन अब वो वक्त आ रहा है कि लोग फ़ख्र से अपनी लोकल लैंग्वेजेस बोलने लग गए हैं, अपने ड्रेसेस को ओन करने लग गए हैं। वही बात है कि अब लोगों को लगता है अच्छा हाँ उर्दू भी बोलनी चाहिए, उर्दू शायरी बोलना एक क्लासी थिंग हो गई है। अब कोई शेर सुनाता है तो आपको अच्छा लगता है। डाइवर्सिटी की एक्सेप्टेंस आ गई है, डाइवर्सिटी की एक्सेप्टेंस आ गई है। अपनी बाकी लोकल लैंग्वेजेस को लोग बहुत एडमायर करते हैं। इवन थ्रू सोशल मीडिया अगर आप जाके देखेंगे तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो आज भी आइडेंटिटी की बेस पे लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई पोटोहारी में गाना गा रहा है, कोई सराइकी में गाना गा रहा है, या कोई गोजरी में बात कर रहा है, तो वो उसकी रीच ज़्यादा हो रही है। बहुत ज़्यादा। एब्सोल्युटली ऐसे ही है। आपने रिसेंट सजल के साथ भी काम किया, हाउ वाज एक्सपीरियंस? Sajal is, I think, one of the finest actor, I must say, not the female actor, the actors, male or female both. She's one of the finest. कोई एक जुमला या लफ्ज जो कि आपको लगता हो कि अच्छा that defines सजल, वो क्या है? बहुत मेहनती है।
और आई थिंक वो अपने काम को लेके जितनी सीरियस है, बहुत सेट पे बहुत कम लोग इस कैलिबर पे आने के बाद कि जब आप मशहूर हो चुके हो, आपके पास नाम हो, फेम हो, तो आप कहते हैं अच्छा मैं आऊँगा, बस टेक दूंगा, मैं चला जाऊँगा। सीरियसनेस आपको नजर नहीं आती। नहीं, लेकिन सजल तो अपने काम के साथ साथ दूसरे के काम को भी देख रही होती है कि अच्छा ये कैसे कर रहा है, इसका शॉट कैसे जा रहा है। करती जाती हैं। वक्त बड़ा मुख्तसर था, वरना बहुत सी और बातें हमें करनी थी, बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। Have a great day. I hope you liked it and you enjoyed the show. नहीं, बहुत शुक्रिया। Thank you. और इंशाल्लाह फिर कभी जरूर मुलाकात इंशाल्लाह मुलाकातें होती रहेंगी। अब क्योंकि ज़ाहिर है वक्त मुख्तसर था तो उस तरह से बात हम कर नहीं पाए, लेकिन ज़ाहिर है हमें वाइंड अप करना। यहाँ से आप न्यूज़ हेडलाइंस की तरफ भी बढ़ेंगे फॉर PTV न्यूज़, और PTV होम से हमारा ये सफ़र इतना ही। दोबारा मुलाकात आपसे कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिए। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग वंस अगेन।